हेलो गाइस, मैं हूं अबीहा इंतखाब। आपके अपने यूट्यूब चैनल अबीहा क्लासेस सफलता की सोच में आपका स्वागत है। तो हम इस बुक को पढ़ रहे हैं। तो इस बुक की 8 यूनिट हमने कंप्लीट कर ली है। तो आज हम इसकी 9वीं यूनिट पढ़ने वाले हैं। देखिए, इसकी 8 यूनिट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। 6, 7, 8th यूनिट तक हमने कंप्लीट कर ली है, यानी 8 अध्याय ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव। यहाँ तक हमारी यूनिट्स कंप्लीट हो चुकी है। आज हम पढ़ेंगे भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन। ठीक है, इसमें हम कांग्रेस की स्थिति पढ़ेंगे, कांग्रेस की क्या स्थिति रही उस समय और किस तरह से उसका गठन हुआ, किसके द्वारा कांग्रेस का निर्माण हुआ। प्रेस के बारे में भी हम पढ़ेंगे। यानी बहुत सी चीज़ हम इसमें पढ़ेंगे। भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका इस बुक का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए, और पढ़ते हैं भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन। भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन, इसके पहले जो मैंने 8 यूनिट आपको पढ़ाई है, इन 8 यूनिट के जो 8 वीडियोस हैं उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो वहाँ से आप उन वीडियोस को हासिल कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन क्या है? दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नींव पड़ी। कब पड़ी है? दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नींव पड़ी। ब्रिटिश शासन तथा उसके प्रत्यक्ष और परोक्ष परिणाम ने ही भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास के लिए भौतिक, नैतिक और बौद्धिक परिस्थितियां तैयार की। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का आधार यही तथ्य था, या भारत के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक तथा राजनीतिक विकास में प्रमुख बाधक तत्व बन चुका था। सरकार जमीन की मालगुजारी के नाम पर उनकी उपज का एक बड़ा हिस्सा उनसे ले लेती थी। हम किसानों की बात कर रहे हैं, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि सरकार ज़मीन की जो मालगुजारी होती थी उसके नाम पर उनकी उपज का एक बड़ा हिस्सा उनसे ले लेती थी। सरकार और पुलिस, उसकी अदालतें, अधिकारी सभी उन जमींदारों और भूस्वामियों के समर्थक और रक्षक जो किसान से जमकर लगान वसूलते थे। वे उन व्यापारियों तथा सूदखोरों के रक्षक थे जो तरह तरह से किसान को धोखा देते, उनका शोषण करते तथा उसकी जमीन उससे छीन लेते थे। आगे चलकर 20वीं सदी में आधुनिक कारखानों, खदानों तथा बागानों के मजदूरों ने भी पाया कि सारी जुबानी हमदर्दी के बावजूद सरकार पूंजीपतियों का, खासकर विदेशी पूंजीपतियों का ही साथ देती थी। जब कभी मजदूर ट्रेड यूनियन बनाने तथा हड़तालों, प्रदर्शनों और दूसरे संघर्षों के द्वारा अपनी स्थिति को सुधारने के प्रयत्न करते, सरकार का पूरा तंत्र उनके खिलाफ उठ खड़ा होता। इसके अलावा उन्होंने ये भी महसूस किया कि बढ़ती बेरोजगारी का समाधान केवल तीव्र औद्योगिकरण से संभव है और यह कार्य केवल एक स्वाधीन सरकार कर सकती है। देखिए, यहाँ पे हम देख सकते, इसके पहले जो मैंने चैप्टर पढ़ाया था उसमें मैंने बताया था आपको कि जो भारत में उद्योग की स्थिति है वो काफ़ी दयनीय रही है। यानी भारत में उद्योगों की स्थिति काफ़ी अच्छी नहीं रही है। और साथ ही हमने ये भी देखा कि भारत में जो पूंजी लगी, यानी जो पैसा लगा है, वो ज़्यादातर विदेशियों का ही है। यानी भारतीय व्यापारी नाम के रह गए हैं। और अगर हम देख रहे हैं कि क्या स्थिति रही है भारतीयों की उद्योगों में, तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि मजदूर ट्रेड यूनियन बनाते, हड़ताल करते, प्रदर्शन करते, लेकिन सरकार उनकी बिल्कुल भी सुनती नहीं। पहले जिन लोगों ने 1857 में ब्रिटिश शासन का इस आशा में समर्थन किया था कि वह विदेशी होने के बावजूद यह शासन देश को एक आधुनिक तथा औद्योगिक देश बनाएगा, वे अब धीरे धीरे निराश होने लगे थे। आर्थिक दृष्टि से उन्हें आशा थी कि ब्रिटिश पूंजीवाद ने जैसे ब्रिटेन में उत्पादक शक्तियों को विकसित किया था, उसी प्रकार वह भारत की उत्पादक शक्तियों को भी विकसित करेगा। लेकिन उन्होंने यह पाया कि ब्रिटेन के पूंजीवाद के इशारों पर भारत में ब्रिटिश शासन ने जो नीतियां अपनाई वो देश को आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा या अल्प विकसित बनाए हुए थी और उसकी उत्पादक शक्तियों के विकास में बाधक हो रही थी। आगे देख सकते हैं कि अधिकांश ब्रिटिश अधिकारियों तथा राजनीतिक नेताओं ने खुली घोषणा की थी कि अंग्रेज भारत में बने रहेंगे। इसके अलावा भाषण, प्रेस तथा व्यक्ति को और अधिक स्वतंत्रता देने की जगह अंग्रेज उन पर अधिकाधिक प्रतिबंध लगाते जा रहे थे। उभरते हुए भारतीय पूंजीपति वर्ग में बहुत धीरे धीरे राष्ट्रीय राजनीतिक चेतना विकसित हुई, लेकिन इस वर्ग ने भी धीरे धीरे पाया कि वह साम्राज्यवाद के कारण नुकसान उठा रहा था।
सरकार की व्यापार, चुंगी, कर तथा यातायात संबंधित नीतियों के कारण इसके विकास में भारी बाधाएं आ रही थी। नया तथा कमजोर वर्ग होने के नाते इसे अपनी कमजोरियों की भरपाई के लिए सरकार की सक्रिय सहायता की जरूरत थी। भारतीय पूंजीपतियों का विशेष विरोध विदेशी पूंजीपतियों की सख्त प्रतियोगिता के प्रति था। इस तरह भारतीय पूंजीपतियों ने भी महसूस किया कि उनके अपने स्वतंत्र विकास तथा साम्राज्यवाद के बीच एक अंतर्विरोध था। एक राष्ट्रीय सरकार ही भारतीय व्यापार और उद्योगों के तीव्र विकास की परिस्थितियां तैयार कर सकती थी, और ये तो राष्ट्रीय सरकार थी नहीं, ये ब्रिटिश सरकार थी। तो राष्ट्रीय सरकार होने का दायित्व कैसे निभाती? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो भी पूंजीपति थे थोड़े बहुत, उन पे भी सरकार इतना ज़्यादा टैक्स लगा देती, कर लगा देती, और उनकी बातें नहीं सुनी जाती। क्योंकि सबसे पहले अगर हम बात करें प्रायोरिटी दी जाती थी, वो किन्हें दी जाती थी? अंग्रेज़ों को दी जाती थी। आगे देख सकते हैं कि देश का प्रशासकीय और आर्थिक एकीकरण कैसे हुआ। अंग्रेजों ने धीरे धीरे पूरे देश में सरकार की एक समान आधुनिक प्रणाली लागू कर दी थी और इस तरह इसका प्रशासकीय एकीकरण हो चुका था। ग्रामीण और स्थानीय आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के विनाश तथा अखिल भारतीय पैमाने पर आधुनिक व्यापार तथा उद्योग की स्थापना के कारण भारत का आर्थिक जीवन निरंतर एक इकाई के रूप में ढलता चला गया तथा देश के विभिन्न भागों में रहने वाले लोगों के आर्थिक हित परस्पर संबंध हुए। इसके अलावा रेलवे, तार तथा एकीकृत डाक व्यवस्था की शुरुआत ने भी देश को एकजुट बना दिया था और जनता, खासकर नेताओं के पारस्परिक संपर्क को बढ़ावा दिया था। अगर हम देख सकते हैं कि आर्थिक एकीकरण कैसे किया गया है, तो इसमें रेलवे, तार, एकीकृत डाक व्यवस्था का भी बहुत बड़ा हाथ रहा है। आगे देखते हैं हम कि पूरे देश के लोगों ने देखा कि वे एक ही शत्रु अर्थात ब्रिटिश शासन के हाथों पीड़ित थे। एक तरफ तो यह भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का एक प्रमुख कारण बन गया और दूसरी तरफ साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष तथा उस संघर्ष के दौरान उपजी एकजुटता की भावना ने भारतीय राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आगे देख सकते हैं हम कि पश्चिमी विचार और शिक्षा। 19वीं सदी में आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा और विचारधारा के प्रसार के फलस्वरूप बहुत बड़ी संख्या में भारतीयों ने एक आधुनिक, बुद्धिसंगत, धर्मनिरपेक्ष, जनतांत्रिक तथा राष्ट्रवादी राजनीतिक दृष्टिकोण अपनाया। वे यूरोपीय राष्ट्र के सामयिक राष्ट्रवादी आंदोलन का अध्ययन, उसकी प्रशंसा तथा उनका अनुकरण करने के प्रयत्न भी करने लगे। रूसो, पेन, जॉन स्टुअर्ट मिल तथा दूसरे पाश्चात्य विचारक उनके राजनीतिक मार्गदर्शक बन गए, जबकि मैगजीन, गैरिबाल्डी तथा आयरलैंड के राष्ट्रवादी नेता उनके राजनीतिक आदर्श हो गए। आगे देख सकते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन आधुनिक शिक्षा प्रणाली की उपज नहीं था, बल्कि वह ब्रिटेन तथा भारत के हितों के टकराव से उत्पन्न हुआ। इस प्रणाली ने शिक्षित भारतीयों को पाश्चात्य विचार अपनाकर राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व संभालने तथा उसे एक जनतांत्रिक और आधुनिक दिशा देने में समर्थक बनाया। आगे देख सकते हैं कि आधुनिक शिक्षा ने शिक्षित भारतीयों के दृष्टिकोण तथा हितों में एक सीमा तक एकजुटता और समानता पैदा की। इस सिलसिले में अंग्रेजी भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही। यह आधुनिक विचारों के परस्पर प्रसार का साधन बन गई। यह देश के विभिन्न भाषाई क्षेत्रों के शिक्षित भारतीयों के बीच विचारों के आदान प्रदान तथा संपर्क का भी माध्यम बन गई। लेकिन जल्द ही अंग्रेजी साधारण जनता में आधुनिक ज्ञान के प्रसार में बाधक भी बन गई। यह शिक्षित नागरिक वर्गों को साधारण जनता, खासकर ग्रामीण जनता से अलग रखने का काम भी करने लगी। भारत के राजनीतिक नेताओं ने इस तथ्य को अच्छी तरह समझा। दादा भाई नौरोजी, सैयद अहमद खान और जस्टिस रोनाल्डे ने से लेकर तिलक और गांधी जी सभी ने शिक्षा प्रणाली में भारतीय भाषाओं को एक बड़ी भूमिका दिए जाने की मांग पर आंदोलन किया। उनका कहना था कि अगर हम गांव तक या छोटे लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाना चाहते हैं, तो उसके लिए आधुनिक शिक्षा में केवल अंग्रेजी ही महत्वपूर्ण नहीं है। हम अंग्रेजी को किनारे करते हुए अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं, जिससे हम क्षेत्रीय और प्रांतीय लोगों तक पहुंच सकते हैं। इसके लिए कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने पूरा सपोर्ट किया था। प्रेस तथा साहित्य की क्या भूमिका रही है? 19वीं सदी के उत्तरार्ध में बड़ी संख्या में राष्ट्रवादी समाचार पत्र निकले। उनके पन्नों पर सरकारी नीतियों की लगातार आलोचना होती थी। भारतीय दृष्टिकोण को सामने रखा जाता था, लोगों को एकजुट होकर राष्ट्रीय कल्याण के काम करने को कहा जाता था तथा जनता के बीच स्वशासन, जनतंत्र, औद्योगिकरण आदि विचारों को लोकप्रिय बनाया जाता था।
बंगला में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय तथा रविंद्रनाथ ठाकुर, असमी में लक्ष्मीनाथ बारुआ, मराठी में विष्णु शास्त्री चिपलूणकर, तमिल में सुब्रयम भारती, हिंदी में भारतेंदु हरिश्चंद्र और उर्दू में अल्ताफ हुसैन हाली इस काल के कुछ प्रमुख राष्ट्रवादी लेखक थे। अब आगे हम देखेंगे भारत के अतीत की खोज। अनेक भारतीय इस कदर पस्त हो चुके थे कि वे अपनी स्वशासन की क्षमता में एकदम भरोसा खो बैठे थे। इसके अलावा उस समय के अधिकांश ब्रिटिश अधिकारी और लेखक लगातार यह बात दोहराते रहते थे कि भारतीय लोग कभी भी अपनी शासन चलाने के योग्य नहीं थे। वे लगातार भारतीयों की निंदा करने वाली बातें फैलाते रहते थे। मसलन हिंदू और मुसलमान हमेशा आपस में लड़ते रहे हैं। भारतीयों के भाग में ही विदेशियों के अधीन रहना लिखा है। उनका धर्म और सामाजिक जीवन पतित और असभ्य रहे हैं और इस कारण वे लोकतंत्र या स्वशासन तक के काबिल नहीं हैं। इस प्रचार का जवाब देकर अनेक राष्ट्रवादी नेताओं ने जनता में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान जगाने के प्रयत्न किए। अगर हम देख सकते हैं कि हमारे यहाँ भारत में चाहे प्राचीन इतिहास हो चाहे मध्यकालीन इतिहास हो, बहुत से ऐसे भारतीय शासक रहे जिन्होंने बहुत अच्छे से शासन चलाया है। दुर्भाग्य से कुछ राष्ट्रवादी नेता दूसरे छोर तक चले गए तथा भारत के अतीत की कमजोरियों और पिछड़ेपन से आंखें चुराकर गैर आलोचनात्मक ढंग से उसे महिमा मंडित करने लगे। खासतौर पर प्राचीन भारत की उपलब्धियों का प्रचार करने तथा मध्यकालीन भारत की उतनी ही महान उपलब्धियों को अनदेखा करने की प्रवृत्ति ने भी बहुत नुकसान पहुंचाया। इसके कारण हिंदुओं में सांप्रदायिक भावनाओं के विकास को प्रोत्साहन मिला। साथ ही उसकी जवाबी प्रवृत्ति के रूप में मुसलमानों सांस्कृतिक और ऐतिहासिक प्रेरणा पाने के लिए अरबों तथा तुर्कों के इतिहास की ओर नज़र करने लगे। अगर हम बात करें कि भारत में ऐसे प्राचीन इतिहास में भी ऐसे बहुत से शासक हैं। अर्थशास्त्र जो पुस्तक लिखी थी विष्णुगुप्त ने, जिन्हें हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने जो पुस्तक लिखी थी, ये पुस्तक चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम लिखी गई थी। तो उस समय चंद्रगुप्त मौर्य ने किस तरह से भारत का शासन चलाया, प्रशासनिक व्यवस्थाएं तय की, ये सब कुछ उस अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में है। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि भारतीय शासन चलाने के काबिल नहीं है। और आज हम अगर वर्तमान की स्थिति देखें तो भारत एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है। आगे देख सकते हैं कि शासकों का जातीय दंभ। इस जातीय दंभ का एक कड़वा और प्रचलित रूप तब देखने को मिलता था जब कोई अंग्रेज किसी भारतीय से किसी विवाद में उलझा होता था और न्याय व्यवस्था अंग्रेज का पक्ष लेती थी। जैसे कि G.O. ट्रैवलिन ने 1864 में लिखा है कि हमारे अपने देश के एक व्यक्ति का बयान भी अदालतों में अनेक भारतीयों से अधिक महत्व रखता है। यह एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें शक्ति का एक भयानक साधन एक बेईमान और चालाक अंग्रेज के हाथों में पहुंच जाता है। अब देखिए यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कांग्रेस को पढ़ने से पहले हम उसकी कुछ पूर्ववर्ती संस्थाओं के बारे में पढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाएं। 1870 के दशक तक ये बात स्पष्ट हो चुकी थी कि भारतीय राष्ट्रवाद इतनी ताकत और गति अर्जित कर चुका है कि वह भारतीय राजनीति में एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर सके। दिसंबर 1885 में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अखिल भारतीय पैमाने पर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की पहली संगठित अभिव्यक्ति हुई, लेकिन इसके पहले भी अनेक संस्थाएं स्थापित हो चुकी थीं। जैसे कि ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। राजा राम मोहन रॉय पहले ऐसे भारतीय नेता थे जिन्होंने भारत में राजनीतिक सुधार के लिए आंदोलन चलाया। 1836 के बाद देश के विभिन्न भागों में अनेक सार्वजनिक समितियां स्थापित हुईं। इन सभी समितियों पर धनी तथा अभिजात लोगों का प्रभुत्व था, जिनको तब गणमान्य व्यक्ति कहा जाता था और इनका चरित्र प्रांतीय स्थानीय था। 1858 के बाद के काल में शिक्षित भारतीयों तथा अंग्रेजों के भारतीय प्रशासन के बीच की खाई धीरे धीरे गहरी होती गई। ब्रिटिश शासन के चरित्र तथा भारतीयों के लिए उसके दुष्परिणामों का अध्ययन करने के बाद ये शिक्षित भारतीय जनता में ब्रिटिश नीतियों के अधिकाधिक मुखर आलोचक बन गए। आगे देख सकते हैं कि लंदन में 1866 में दादा भाई नेहरू जी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। इसका उद्देश्य भारतीय प्रश्नों पर विचार करना तथा भारत के कल्याण की दिशा में ब्रिटेन के नेताओं को प्रभावित करना था। बाद में उन्होंने प्रमुख भारतीय नगरों में भी इस एसोसिएशन की शाखाएं स्थापित की। 1825 में जन्मे दादा भाई ने अपनी पूरा जीवन राष्ट्रीय आंदोलन को समर्पित कर दिया। जल्द ही उन्हें भारत का पितामह ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। ये किसकी बात हो रही है? दादा भाई नेहरू जी की बात हो रही है। 3 बार दादा भाई नेहरू जी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
ने अपना अध्यक्ष चुनकर उनका सम्मान किया। वास्तव में वे भारत के उन जनप्रिय राष्ट्रवादी नेताओं की लंबी कतार के अग्रणी नेता थे जिनका नाम भर जनता के हृदय में हलचल मचाने के लिए काफी था। कांग्रेस पूर्व राष्ट्रवादी संगठनों में सबसे महत्वपूर्ण कलकत्ता का इंडियन एसोसिएशन था। अगर हम बात करते हैं कि प्रतिभाशाली लेखक वक्ता सुरेंद्र नाथ बैनर्जी के रूप में उन्हें एक नेता भी मिल गया था। बनर्जी अपने अधिकारियों द्वारा बहुत ही अन्यायपूर्ण ढंग से इंडियन सिविल सर्विस से बाहर कर दिए गए थे, क्योंकि वे ये अधिकारी अपनी सर्विस में किसी स्वतंत्र विचारों वाले भारतीय की उपस्थिति बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। बनर्जी ने 1875 में कलकत्ता के छात्रों के सामने राष्ट्रवादी विषयों पर प्रभावशाली भाषण देकर अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया। सुरेंद्र नाथ तथा आनंद मोहन बोस के नेतृत्व में बंगाल के इन युवा राष्ट्रवादियों ने जुलाई 1876 में इंडियन एसोसिएशन की नींव रखी थी। देखिए, ये हम राष्ट्रीय जो कांग्रेस है उससे पहले जो संस्थाएं बनी हैं उसके बारे में पढ़ रहे हैं। भारत के दूसरे भागों में भी युवक सक्रिय थे। जस्टिस रॉन्टे तथा उनके साथियों ने 1870 के दशक में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की। एम वीर राघवचारी जी, सुब्रमण्य अय्यर, आनंद चारलो तथा दूसरों ने 1884 में मद्रास महाजन सभा की नींव डाली। फिरोज शाह मेहता के टी तेलंग, बदरुद्दीन तैयब जी तथा दूसरों ने 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बनाया। आपसे एक क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसका आंसर दीजिएगा कि किसने हमारा जो भारतीय झंडा है, हमारा नेशनल फ्लैग है, इसमें चरखे की जगह पे अशोक चक्र का डिज़ाइन बनाया था। मैं 3 रंगों की बात नहीं करी, मैं बात करी हूँ कि वो कौन थे जिनके द्वारा बनी हुई कमेटी ने यह तय किया, जिन्होंने प्रस्ताव रखा संसद में कि चरखे की जगह पे हमें अशोक चक्र का प्रयोग करना चाहिए। उनका नाम मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब आगे पढ़ते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। सेवानिवृत्त अंग्रेज सिविल सर्वेंट A.O. ह्यूम, उन्होंने भारतीय नेताओं से संपर्क किया। उनके सहयोग से बम्बई दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन का आयोजन हुआ। अगर हम बात करें A.O. ह्यूम कौन है, तो ये वही हैं जिन्होंने कांग्रेस का निर्माण किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता W.C. बैनर्जी ने की तथा इसमें कई प्रतिनिधि शामिल थे। राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्य इस प्रकार घोषित किए गए: देश के विभिन्न भागों में राष्ट्रवादी राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करना, जाति, धर्म, प्रांत का भेद किए बिना राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित तथा मजबूत करना, जनप्रिय मांगों का निरूपण तथा उन्हें सरकार के सामने रखना, और सबसे महत्वपूर्ण यह कि देश में जनमत को प्रशिक्षित और संगठित करना। कहा जाता है कि कांग्रेस की स्थापना के पीछे ह्यूम का प्रमुख उद्देश्य शिक्षित भारतीयों में बढ़ रहे असंतोष की सुरक्षित निकासी के लिए एक सेफ्टी वॉल बनाना था। वे असंतुष्ट राष्ट्रवादी शिक्षित वर्गों तथा असंतुष्ट किसान जनता के आपसी मेल को रोकना चाहते थे। राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे बढ़कर राजनीतिक चेतना प्राप्त भारतीयों की इस आकांक्षा का प्रतिनिधित्व करती थी कि उनकी आर्थिक और राजनीतिक प्रगति के लिए कार्यरत एक राष्ट्रीय संगठन बनाया जाए। अगर हम देख सकते हैं कि पहले कुछ जबरदस्त शक्तियों के कार्यरत होने के परिणाम स्वरूप देश में राष्ट्रीय आंदोलन पहले से ही फैल रहा था। ह्यूम के अपने उद्देश्य भी मिले जुले थे। वे सेफ्टी वॉल बनाने के विचार से कहीं अधिक श्रेष्ठ विचारों से प्रेरित थे। आगे हम देख सकते हैं कि एक सेवानिवृत्त सिविल सर्वेंट की उपस्थिति अधिकारियों की आकांक्षाओं का समाधान करेगी। अगर ह्यूम कांग्रेस का उपयोग एक सेफ्टी वॉल के रूप में करना चाहते थे, तो कांग्रेस के आरंभिक नेताओं को आशा थी कि वे ह्यूम का उपयोग एक त्वरित चालक के रूप में कर सकेंगे। इस तरह 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ छोटे पैमाने पर लेकिन संगठित रूप में विदेशी शासन ने भारत की मुक्ति का संघर्ष आरंभ हो गया। इसके बाद तो राष्ट्रीय आंदोलन बढ़ता ही गया तथा देश और देश की जनता ने स्वाधीन होने तक आराम को हराम जाना। 1886 में कांग्रेस के 436 प्रतिनिधि विभिन्न स्थानीय संगठनों तथा समूहों द्वारा चुने गए थे। इसके बाद कांग्रेस हर वर्ष दिसंबर में और हर बार देश के एक नए भाग में अपने अधिवेशन करती रही। 1890 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया। यह इस बात का प्रतीक था कि भारत का स्वाधीनता संग्राम स्त्रियों को उस पतित अवस्था से उबारेगा जिसमें वे सदियों के कालक्रम में पहुंचा दी गई थी।
आगे देख सकते हैं कि राष्ट्रीय कांग्रेस के आरंभिक वर्षों में इसके कुछ महान अध्यक्षों के नाम इस प्रकार थे: दादा भाई नेहरू जी, बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता, पी आनंद चार्लू, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, रमेश चंद्र दत्त, आनंद मोहन बोस, गोपाल कृष्ण गोखले। इस काल में कांग्रेस तथा राष्ट्रीय आंदोलन के कुछ और प्रमुख नेता महादेव गोविंद रानडे, बाल गंगाधर तिलक, शिशिर कुमार तथा मोतीलाल घोष नामक दो भाई, मदन मोहन मालवीय जी, सुब्रमण्य अय्यर, सी विजय राघवचारी और दिनाशा इवाचा थे। ये प्रमुख नाम हैं जो अध्यक्ष रहे हैं। कांग्रेस का जो सम्मेलन होता था उसमें ये अध्यक्ष भी रहे हैं। अब आगे देख सकते हैं कि आरंभिक राष्ट्रवादियों के कार्यक्रम और कार्यकलाप। आरंभ के राष्ट्रवादी नेताओं का विश्वास था कि देश की राजनीतिक मुक्ति के लिए सीधी लड़ाई लड़ना अभी व्यवहारिक नहीं था। जो कुछ व्यवहारिक था वह यह था कि राष्ट्रीय भावना को जगाया तथा मजबूत किया जाए। बड़ी संख्या में भारतीय जनता को राष्ट्रवादी राजनीति की धारा में लाया जाए और राजनीति तथा राजनीतिक आंदोलन के लिए उन्हें शिक्षित किया जाए। आगे देख सकते हैं हम कि आरंभिक राष्ट्रीय नेता इस बात को अच्छी तरह समझते थे कि भारत अभी हाल में ही एक राष्ट्र बनने की प्रक्रिया में पहुंचा है। दूसरे शब्दों में भारत अभी एक नवोदित राष्ट्र था। आरंभिक राष्ट्रवादियों ने अपनी राजनीतिक तथा आर्थिक मांगों का निर्धारण इस बात को दृष्टि में रखकर किया कि भारतीय जनता को एक साझे आर्थिक राजनीतिक कार्यक्रम के आधार पर संगठित करना है। अब आगे देख सकते हैं साम्राज्यवाद की अर्थशास्त्रिक आलोचनाएं क्या की गई, यानी कि किस तरह से अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने अच्छी तरह समझा कि ब्रिटेन के आर्थिक साम्राज्यवाद का मूल तत्व भारतीय अर्थव्यवस्था को ब्रिटिश अर्थव्यवस्था के अधीन बनाना था। भारत में एक औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के मूल तत्वों को विकसित करने के ब्रिटिश प्रयासों का उन्होंने तीखा विरोध किया। ये तत्व थे कच्चा माल पैदा करने वाले देश, ब्रिटिश उद्योगों में पैदा माल के लिए मंडी तथा विदेशी पूंजी के निवेश के क्षेत्र के रूप में भारत का रूपांतरण। उन्होंने इस औपनिवेशिक ढांचे पर आधारित सरकार की लगभग सभी महत्वपूर्ण आर्थिक नीतियों के खिलाफ एक शक्तिशाली आंदोलन खड़ा किया। अंग्रेजों द्वारा भारत के आर्थिक शोषण को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। दादा भाई नेहरू जी ने 1881 में घोषित कर दिया था कि ब्रिटिश शासन एक स्थायी बढ़ता हुआ तथा लगातार बढ़ता हुआ विदेशी आक्रमण है, जो धीरे धीरे सही मगर पूरी तरह देश को नष्ट कर रहा है। भारत के परंपरागत हस्त उद्योगों को नष्ट करने तथा आधुनिक उद्योगों के विकास में बाधा डालने के लिए राष्ट्रवादियों ने सरकार की आर्थिक नीतियों की आलोचना की। उनमें अधिकांश ने भारतीय रेलवे बागानों तथा उद्योगों में विदेशी पूंजी के भारी निवेश का विरोध किया। उनका तर्क ये था कि इससे भारतीय पूंजीपतियों का उत्पीड़न होगा और भारत की अर्थव्यवस्था तथा राजनीतिक प्रणाली पर ब्रिटेन का दबदबा और मजबूत होगा। यानी कि अगर हम बात करें कि उन्होंने कंडीशन ये पैदा कर दी भारत में कि आधुनिक उद्योग को उन्होंने किसी तरह रोकने की कोशिश की, क्योंकि वो जानते थे कि अगर आधुनिक उद्योग बढ़ेगा तो भारतीय पूंजीपति भी मजबूत होते जाएंगे, तो वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे। भारतीय उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने स्वदेशी अर्थात भारतीय मालों के उपयोग तथा ब्रिटिश मालों के बहिष्कार विचार को प्रोत्साहित किया। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो साम्राज्यवादी लोग यहाँ पे आए, दादा भाई नेहरू जी, और जैसे कांग्रेस बनी, तो इसने ये स्थापित करने की कोशिश की कि नहीं, हमें भारतीय जो पूंजीपति हैं उन्हीं की पूंजी लगानी है, हमें भारतीय व्यापार को बढ़ाना है, ना कि हमें विदेशी व्यापार को बढ़ाना है। तो पहले जो अंग्रेज़ों की सोच ये थी कि भारतीय व्यापार को हतोत्साहित किया जाए, उस पर ज़्यादा ध्यान ना दिया जाए, उसको कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेताओं ने असफल करने की कोशिश की, जिसको आगे हम देख सकते हैं कि भारतीय उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने स्वदेशी अर्थात भारतीय मालों के उपयोग तथा ब्रिटिश मालों के बहिष्कार के विचार को प्रोत्साहित किया। उदाहरण के लिए 1896 में एक व्यापक स्वदेशी कार्यक्रम के अंगों के रूप में पुणे तथा महाराष्ट्र के दूसरे नगरों में विदेशी वस्त्रों की खुलेआम होली जलाई गई। उन्होंने भारी करों को भारत की गरीबी का एक कारण बताया और नमक कर खत्म करने तथा जमीनों की मालगुजारी घटाने की मांग की। उन्होंने भारत सरकार के भारी फौजी खर्चों की निंदा की तथा इसे घटाने की भी मांग की। आगे देख सकते हैं कि संवैधानिक सुधार क्या हुए। शुरू के राष्ट्रवादियों का आरंभ से ही यह विश्वास था कि भारत में अंततः लोकतांत्रिक स्वशासन लागू होना चाहिए, लेकिन उन्होंने इस लक्ष्य को फौरन प्राप्त किए जाने की मांग नहीं की। उनकी तात्कालिक मांगें अत्यधिक साधारण थी। वे एक एक कदम उठाकर स्वाधीनता की मंजिल तक पहुंचना चाहते थे। 1885 से 1892 तक वे विधायी परिषदों के प्रसार और सुधारों की मांग उठाते रहे। ये संवैधानिक सुधार हुए हैं। उनके आंदोलन के दबाव में ब्रिटिश सरकार को 1892 में भारतीय परिषद कानून पास करना पड़ा। इस कानून द्वारा शाही विधायी परिषद तथा प्रांतीय परिषदों में सदस्यता की संख्या बढ़ा दी गई। इनमें से कुछ सदस्यों को भारतीय अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुन सकते थे, मगर बहुमत सरकारी सदस्यों का ही रहता था।
राष्ट्रवादी 1892 के कानून से पूरी तरह असंतुष्ट थे और उन्होंने उसे मजाक बतलाया। आगे देख सकते हैं कि खास तौर पर उन्होंने सार्वजनिक धन पर भारतीयों के नियंत्रण की मांग की तथा वह नारा दिया जो इससे पहले अमेरिकी जनता अपने स्वाधीनता के युद्ध के दौरान लगाती थी। वह नारा था, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर भी नहीं। यानी अगर हमें कोई बड़ी पोस्ट नहीं मिलती गवर्नमेंट में, यदि अगर हम अपने प्रतिनिधित्व नहीं करते तो हम टैक्सेस भी नहीं देंगे। पर साथ ही साथ वे अपने लोकतांत्रिक मांगों के आधार को व्यापक बनाने में असफल रहे। उन्होंने जनता के लिए या स्त्रियों के लिए मताधिकार की मांग नहीं की, जो इनकी सबसे बड़ी गलती थी। 20वीं सदी के आरंभ तक राष्ट्रवादी नेता और आगे बढ़ चुके थे। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे स्वशासित उपनिवेशों की तर्ज पर ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर रहकर ही स्वशासन का दावा पेश किया, यानी स्वराज्य। कांग्रेस के मंच से इस मांग को 1905 में गोखले और 1906 में दादा भाई नौरोजी ने उठाया। आपसे एक और प्रश्न है, कमेंट सेक्शन में उत्तर दीजिएगा इसका, कि गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे। अब आगे देख सकते हैं कि प्रशासकीय सेवाओं के उच्चतर पदों पर भारतीयकरण हो। उन्होंने आर्थिक, राजनीतिक और नैतिक आधारों पर यह मांग उठाई। आर्थिक दृष्टि से उच्चतर पदों पर यूरोपीय एकाधिकार 2 कारणों से हानिकारक था। पहला, यूरोपीय लोगों को बहुत ऊंचे वेतन दिए जाते थे और इसी से भारत का प्रशासन बहुत खर्चीला हो जाता था, जबकि समान योग्यता वाले भारतीयों को कम वेतन पर रखा जाता था। दूसरी स्थिति हम देख सकते हैं कि यूरोपीय लोग अपने वेतन का एक बड़ा भाग भारत से बाहर भेज देते थे और उनको पेंशन भी इंग्लैंड में अदा की जाती थी। इससे भारत की संपत्ति का दोहन और बढ़ता था। राजनीतिक दृष्टि से राष्ट्रवादियों का मत था कि इन सेवाओं का भारतीयकरण करने पर प्रशासन भारत की आवश्यकताओं के प्रति और सजग होता। आगे देख सकते हैं कि जनता के साथ पुलिस या दूसरे सरकारी अमलों के दमनकारी और निरंकुश व्यवहार के खिलाफ आंदोलन छेड़े। उन्होंने कानूनी प्रक्रिया में लगने वाली देरी तथा न्याय व्यवस्था के ऊंचे खर्च की भी आलोचना की। आगे देखें, उन्होंने जनता में प्राथमिक शिक्षा के प्रसार पर भी बहुत अधिक जोर दिया। उन्होंने तकनीकी और उच्च शिक्षा की सुविधाएं बढ़ाने की भी मांग उठाई। राष्ट्रवादी नेताओं ने उन भारतीय मजदूरों के पक्ष में भी आवाज़ उठाई जो गरीबी से मजदूर होकर रोजगार की तलाश में दक्षिण अफ्रीका, मलाया, मॉरिशस, वेस्ट इंडीज तथा ब्रिटिश गुयाना चले जाते थे। दक्षिण अफ्रीका के बारे में खासतौर पर सच था कि जहां भारतीयों के मूलभूत मानव अधिकारों की रक्षा के लिए मोहनदास करमचंद गांधी एक जन संघर्ष चला रहे थे। अब आगे देख सकते हैं नागरिक अधिकारों की रक्षा। 1897 में मुंबई की सरकार ने बाल गंगाधर तिलक दूसरे कई नेताओं और समाचार पत्रों के संपादकों को सरकार के खिलाफ असंतोष भड़काने के लिए गिरफ्तार कर लिया तथा उन पर मुकदमा चलाया। उनको लंबी लंबी कैद की सजाएं दी गईं। साथ ही पूना के 2 नाटू भाइयों को बिना किसी मुकदमे के अंडमान भेज दिया गया। जनता की स्वतंत्रता पर इस हमले को पूरे देश में विरोध हुआ। तिलक जिन्हें अभी तक मुख्यतः महाराष्ट्र में ही जाना जाता था, रातों रात अखिल भारतीय नेता बन गए। आगे देख सकते हैं राजनीतिक कार्य की विधियां। 1905 तक भारत के राष्ट्रीय आंदोलन पर उन लोगों का वर्चस्व था जिनको प्रायः नरमपंथी राष्ट्रवादी कहा जाता था। कानून की सीमा में रहकर संवैधानिक आंदोलन तथा धीरे धीरे व्यवस्थित ढंग से राजनीतिक प्रगति, इन शब्दों में नरमपंथियों की राजनीतिक कार्य पद्धति को संक्षेप में रखा जा सकता है। नरमपंथी वो थे जो ये चाहते थे कि बहुत आराम से संवैधानिक तरीके से बिना किसी हिंसा के हम चुपचाप इन संवैधानिक तरीकों से ही अपना स्वराज हासिल कर सकते हैं। लेकिन वो खुले तौर पे ये नहीं कह रहे थे कि उन्हें स्वराज चाहिए, तो यहाँ पे हम इन्हें नरमपंथी कह सकते हैं। उनका विश्वास था कि अगर जनमत को भारत संगठित किया जाए और प्रार्थनाओं, पत्रों, सभाओं, प्रस्तावों तथा भाषणों के द्वारा अधिकारियों तथा जनता की मांगों को पहुंचाया जाए तो वो धीरे धीरे एक एक करके इन मांगों को पूरा कर सकेंगे। अब आगे देख सकते हैं दूसरे आरंभिक राष्ट्रवादी ब्रिटिश सरकार तथा ब्रिटिश जनमत को प्रभावित करना चाहते थे ताकि जिस प्रकार के सुधार राष्ट्रवादियों द्वारा सुझाए गए थे उनको लागू किया जा सके। नरमपंथी राष्ट्रवादियों का विश्वास था कि ब्रिटिश जनता और संसद भारत के साथ न्याय तो करना चाहती थी, मगर उन्हें यहाँ की वास्तविक स्थिति की जानकारी नहीं थी। भारतीय पक्ष को सामने रखने के लिए प्रमुख भारतीयों के दल में ब्रिटेन भेजे गए। 1889 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक ब्रिटिश समिति बनाई गई। इस समिति ने 1890 में इंडिया नाम एक पत्रिका भी निकाली जिसमें हम देख सकते हैं कि दादा भाई नौरोजी ने अपने जीवन तथा आय का एक बड़ा हिस्सा इंग्लैंड में रहकर वहां की जनता में भारत की मांगों का प्रचार करने में लगा दिया। अब आगे हम देखते हैं जनता की भूमिका क्या रही है। सक्रिय राजनीतिक संघर्ष छेड़ने की समस्याओं का वर्णन करते हुए गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा है कि देश में विभाजन तथा उपविभाजन की एक अंतहीन श्रृंखला है
जनता का अधिकांश भाग अज्ञान से भरा हुआ तथा विचार और भावना के पुराने तरीकों से कसकर चिपका हुआ है और यह जनता हर प्रकार के परिवर्तन की विरोधी है और परिवर्तन को समझती नहीं है। इस प्रकार नरमपंथी नेताओं का विश्वास था कि औपनिवेशिक शासन के खिलाफ जुझारू जन संघर्ष तभी छेड़ा जा सकता है। अब आगे देख सकते हैं कि जनता के प्रति इस गलत दृष्टिकोण का नतीजा यह हुआ कि राष्ट्रीय आंदोलन के आरंभिक चरण में जनता की भूमिका निष्क्रिय ही रही। इससे राजनीतिक नरमी का जन्म हुआ। जनता के समर्थन के अभाव में ही जुझारू राजनीतिक उपाय नहीं अपना सकते। अब आगे देख सकते हैं कि सरकार का क्या रवैया रहा है। तो सरकार का रवैया जो रहा है, वायसराय जेफरी ने ह्यूम को यह सुझाव दिया कि कांग्रेस राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक मामलों को देखे और इस तरह उसने राष्ट्रीय आंदोलन को दिशा भ्रष्ट करना चाहा, लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने ऐसा परिवर्तन करने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस है, ये कांग्रेस एक जो सामाजिक मामले हैं उस पर बात करें, राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा की तरफ इसे जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने इस परिवर्तन को पूरी तरह से मना कर दिया। अब आगे हम देखते हैं कि अब ब्रिटिश अधिकारी खुलकर राष्ट्रीय कांग्रेस तथा दूसरे राष्ट्रवादी प्रवक्ताओं की आलोचना और निंदा करने लगे। अब उनसे और कुछ तो हो नहीं रहा था, तो वो निंदा करना उन्होंने शुरू कर दिया राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं की। जफरिन से लेकर नीचे तक के सभी ब्रिटिश अधिकारी राष्ट्रवादी नेताओं को बेवफा बाबू, राजद्रोही ब्राह्मण तथा हिंसक खलनायक कहने लगे। ठीक है, अब यहाँ पे वो देखिए इतनी ज़्यादा निंदा करने लगे तो उन्होंने कुछ कुछ नाम दे दिए इन लोगों को, और ये नाम क्या दिए इन्होंने? बेवफा बाबू, राजद्रोही ब्राह्मण, हिंसक खलनायक कहने लगे। कांग्रेस को राजद्रोह का कारखाना कहा जाने लगा। जफरिन ने 1887 में एक सार्वजनिक भाषण में राष्ट्रीय कांग्रेस पर हमला किया तथा उसे जनता के एक बहुत सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधित्व बताकर उसकी हंसी उड़ाई। लॉर्ड कर्जन ने 1900 में इस विदेश सचिव को बतलाया कि कांग्रेस का महल भरभरा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी मुख्य महत्वाकांक्षा यह है कि मैं शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं। आगे देखते हैं, उन्होंने सैयद अहमद खान, बनारस के राजा शिव प्रसाद तथा दूसरे ब्रिटिश समर्थक व्यक्तियों को प्रोत्साहित किया कि वे कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन चलाएं। उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों में फूट डालने की कोशिश भी की। राष्ट्रवाद का विकास रोकने के लिए उन्होंने एक तरफ छोटी छोटी छूटें देने और दूसरी तरफ निर्मम दमन करने की नीति अपनाई। अब आगे देख सकते हैं कि आरंभिक राष्ट्रीय आंदोलन का मूल्यांकन क्या रहा है। तो इसने भारतीय जनता को और उनके साझे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक हितों से जुड़े होने तथा साम्राज्यवाद के रूप में एक साझे शत्रु के अस्तित्व के प्रति जागरूक किया। यानी कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ये पूरी तरह सक्सेसफुल रहा है और ये जो भावना जागृत करना चाहता था जनता में वो कर चुका है और इस प्रकार उनको एक राष्ट्र में एकताबद्ध किया। इसने जनता को राजनीतिक कार्य में प्रशिक्षित किया, उनमें जनतंत्र, नागरिक स्वतंत्रताओं, धर्मनिरपेक्षता तथा राष्ट्रवाद के विचारों को लोकप्रिय बनाया, उनमें आधुनिक दृष्टिकोण जगाया तथा ब्रिटिश शासन की बुराइयों को उनके सामने रखा। आरंभिक राष्ट्रवादी आंदोलन ने एक साझा राजनीतिक आर्थिक कार्यक्रम भी पेश किया जिसके आधार पर भारतीय जनता एकजुट होकर बाद में राजनीतिक संघर्ष चला सकी। इसने यह राजनीतिक सत्य सामने रखा कि भारत का शासन भारतीयों के हित में चलना चाहिए। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो नरमपंथी का राजनीतिक कार्य धर्म, भावुकता या खोखली भावनाओं की दुहाई ना देकर जनता के जीवन की ठोस वास्तविकता के ठोस अध्ययन और विश्लेषण पर आधारित था। तो इस चैप्टर में हमने बहुत कुछ जाना, हमने सरकार का रवैया जाना, आरंभिक राष्ट्रीय आंदोलन का मूल्यांकन किया, कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई, कांग्रेस से पहले कौन कौन सी समितियाँ थी। तो ये पूरी 9 यूनिट आपकी कंप्लीट हो चुकी है। 9th यूनिट तक मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया है। अब हम कल पढ़ेंगे 10th यूनिट जिसका नाम है धार्मिक और सामाजिक सुधार 1858 के बाद। तो आज का वीडियो बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।